नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। सवाल पब्लिक का के आज के शो की शुरुआत मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाकर करूंगी। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। मेरे शुगर में 5 साल तक अपने खिलाफ नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हिंदुस्तान के एक शिल्पकार, जिन्हें अब सम्मान से पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी कहेंगे, उन्हीं का है। कादरी साहब कर्नाटक के बीदर के रहने वाले हैं। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत आपने सुनी। देश के प्रधानमंत्री पर आम लोगों का भरोसा कैसा है, कैसा हो, इस बातचीत से उजागर होता है। अब की बार पद्मश्री सम्मान पाने वाली हीरबाई इब्राहिम लोबी ने भी भरे राष्ट्रपति भवन में कहा था, आपने हमारी झोली भर दी। ये भी सुनिए। सकता है दिमाग में कि कादरी साहब या इब्राहिम लोबी की बातों की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? जनाब, इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में कई बार तो देश से बाहर भी एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाता है जिसमें नरेंद्र मोदी की छवि मुस्लिम विरोधी की दिखाई जाती है। मैं ये कहना चाहती हूं कि एक नैरेटिव ये भी है जो अभी आपने देखा, लेकिन पावर कॉरिडोर की कुछ और तस्वीरों में इस नैरेटिव के ठीक उलट संसद के बाहर काले कपड़ों में विपक्ष का ये शक्ति प्रदर्शन देख लीजिए। लोकतंत्र बचाने के नारे के साथ 20 विपक्षी दलों का ये तिरंगा मार्च संसद से विजय चौक तक निकला। आज ही संसद के बजट सत्र का समापन हुआ। इस सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 34% और राज्यसभा की 24.4% रही है। संसद सत्र की इस पुअर रिपोर्ट की वजह है राहुल गांधी और अडानी के मुद्दे पर हुआ हंगामा। इस सबके बीच हनुमान जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हनुमान जी की तरह हमारा कैन डू एटीट्यूड है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि मोदी सिर्फ भाषण करते रहते हैं। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या एक और कैन डू वाला भरोसा है तो दूसरी ओर पता नहीं वाला कंफ्यूजन है? क्या 2024 में मोदी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान और उसके साथ मुसलमान भी होंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। विपक्ष जब सरकार पर लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगा रहा है, तब आज मौका भी था, दस्तूर भी था और बीजेपी ने अपना दमखम एक बार फिर दिखा दिया। बीजेपी की 44वीं स्थापना दिवस के इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन रुकने वाला नहीं है। सोचिए, पिछले एक हफ्ते में ये तीसरी बार उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहे। और मजे की बात यह है कि ये बात कहने के लिए उन्होंने हनुमान जी का उदाहरण सामने रखा। सुनिए प्रधानमंत्री का ये बयान। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे।
प्रधानमंत्री एक संकल्प की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का भी एक संकल्प दिख रहा है। ये संकल्प है कि किसी तरह अडानी पर सरकार को घेरते रहना। अडानी मुद्दे को लोकतंत्र बचाने का संकल्प मानकर अधिकतर काले कपड़ों में सांसदों ने तिरंगा मार्च निकाला। इस मार्च में 20 दल शामिल थे, जिसकी लिस्ट आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, भारतीय राष्ट्रीय समिति, आम आदमी पार्टी समेत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठबंधन सब इसमें शामिल थे, सिर्फ एक बात कह के कि हम मोदी के खिलाफ हैं। इस तिरंगा मार्च के बाद विपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और बहुत सी बातों के साथ ये भी कहा कि मोदी जी सिर्फ भाषण ही देते रहते हैं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान। पुराने रेलगाड़ियों को नए इंजन लगा के हर जगह हरी झंडी फहराती। अब दिल्ली से हरी झंडी एक भाषण, मंगलुरु को हरी झंडी एक भाषण, और चेन्नई, बॉम्बे से एक हरी झंडी भाषण। इनको हमेशा आदत है कि ये अपना इनॉग्रेशन होना, भाषण होना। तो भाई भाषण से पेट नहीं भरता, लोगों को राशन की भी जरूरत होती है, उसके तरफ ध्यान दो, ये हमारा कहना था। अरे भैया, कम से कम मोदी जी उद्घाटन अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ बन रहा है नया देश में, तभी तो भाषण दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री को इस बात पर भी घेरने के बाद कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर विपक्षी नेताओं की एक साझा तस्वीर पोस्ट हुई। इसमें कांग्रेस ने लिखा यूनाइटेड वी स्टैंड, लेकिन जब विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस यूनाइटेड होने की बात कह रही है, तब आज ही पूर्व रक्षा मंत्री और सोनिया गांधी के बेहद करीबी एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली कांग्रेस छोड़कर। उन्होंने जनवरी में कांग्रेस छोड़ा था। जी हां, उस एके एंटनी के बेटे ने, जो कभी गांधी परिवार की परछाई हुआ करते थे, सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन उनके बेटे को भी कांग्रेस में नहीं बीजेपी पर भरोसा दिखा। जनवरी 2023 में मोदी के खिलाफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कांग्रेस के स्टैंड से नाराज होकर अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ी थी। इस बात में कोई अचरज नहीं कि पिता और पुत्र की राजनीतिक सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन अनिल एंटनी का बीजेपी में आना सिर्फ यही बात नहीं है। और अनिल एंटनी ही क्यों, कम से कम तुष्टीकरण के खिलाफ एके एंटनी भी कांग्रेस को आईना दिखाते रहे हैं। आज जब बीदर के मुसलमान शिल्पकार पद्मश्री पाने के बाद मोदी को लेकर राय बदलने को मजबूर होते हैं, तब उस दौर में एके एंटनी क्या कहते हैं, उनका दिसंबर 2022 का ये बयान आपको सुनवा। ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ഇന്ത്യ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ, നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ, ചന്ദനക്കുളിയിട്ടാൽ ഓളം തന്നെ അവർ മുതു ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1 पब्लिक का, क्या मोदी के कैन डू वाले अप्रोच से सबका साथ सबका विकास साकार हो गया है? सवाल नंबर 2, क्या अडानी पर यूनाइटेड विपक्ष की बात करने वाली कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? सवाल नंबर 3, भ्रष्टाचार के खिलाफ हनुमान की तरह कठोर होने का पीएम का बयान विपक्ष की बेचैनी बढ़ा रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, मेरे दाईं तरफ खड़े हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान निजामी, चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ गुलाम नबी आजाद पार्टी, डेमोक्रेटिक
प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। दूसरी तरफ हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं आनंद दुबे जी, स्पोक्स पर्सन है उद्धव गुट के शिवसेना से। तहसीन पूनावाला जी, अब आपको सबसे बड़ा एक पत्ता था कि आप हमेशा सेक्युलर 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 नहीं है बीजेपी, ये रट लगाते थे। अब कादरी साहब की बात आपके कानों तक पहुंची या नहीं? कादरी साहब कह रहे हैं यूपीए के जमाने से हमें उम्मीद थी कि हमें भी कोई पहचानेगा, लेकिन अब पहचाना गया मोदी के शासन में। तो तहसीन पूनावाला, क्या ये सबका साथ सबका विकास की बात नहीं हुई? नाविका जी, अव्वल तो सबको हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और बीजेपी के प्रवक्ता को बीजेपी के स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते कि बीजेपी देश के संविधान की रक्षा करे और देश की सेवा करे। दो चीज़ कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही है कि कादरी साहब को अवार्ड मिलना भी चाहिए, उसके बाकी इसके काबिल है, लेकिन अवार्ड्स जहाँ तक मेरे नज़रिए में है धर्म, जाति और लोगों को देखकर नहीं, काम को देखकर दिया जाता है। तो अगर उनको मिला है तो बधाई है, और अगर वो किसी विशेष धर्म से आते हो, मोदी जी ने उनको अवार्ड दिया तो वो अच्छी बात है। लेकिन परसों के दिन, कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पे टिप्पणी की कि सरकार इम्पोर्टेंट है, हेट स्पीच पर कोई कानून नहीं ला रही, जबकि मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेट स्पीच पर कानून आना चाहिए। लगातार बीजेपी के नेता और बीजेपी के समर्थक हेट स्पीच दिए जा रहे, जिसमें एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। लगातार इस तरह की बातें होती है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां पर तो मोदी जी फेल होते। ये सबका साथ सबका विकास है। मोदी जी ने अगर किसी को अवार्ड दिया, देश का अवार्ड है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो असल मुद्दे अगर उन पर बातचीत हो तो मुझे लगता है उससे देश का फायदा होगा और देश आगे बढ़ेगा। हमारे साथ कादरी साहब साक्षात जुड़ रहे हैं। पद्मश्री कादरी साहब, आज सवाल पब्लिक का शो पर सबसे पहले सवाल उनसे पूछना चाहूंगी। और कादरी साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि कल आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो बातचीत हुई पद्मश्री के फंक्शन के दौरान, वो बातचीत ने देश भर में एक तहलका सा मचा दिया है। बातचीत क्या हुई कादरी साहब, आज हमारे दर्शकों से शेयर करेंगे? जी, कल जी बोले। पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद मोदी जी एक हाल में हम सबको भिजवा देने के बाद वो हर अवार्डी से मिलते गए। जब मेरे पास आए तो मेरे दिल में जो बात थी वो मेरी जबान पे आ गई, जो हकीकत है, और ये बात मैं हमेशा अपनी बात पे कायम रहूंगा। मोदी जी को मैं बोला कि मैं 5 साल तक यूपीए गवर्नमेंट में मैं अप्लाई करते रहा, ना तो मेरे को जवाब मिला, ना कोई रिजल्ट मिला। उसके बाद मैं तो खामोश हो गया, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों से नफरत करती है, इसलिए मैं अप्लाई करना छोड़ दिया। लेकिन आप अचानक मेरा नाम चुन के मेरे ख्याल को और मेरी सोच को आप गलत साबित कर दिए, जिसका मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो मुझे अवार्ड दिए। ये बात कही मैंने। तो कादरी साहब, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी जो है वो मुसलमानों की तवज्जो नहीं करती, उनका ख्याल नहीं रखती। कादरी साहब, जब ये पद्मश्री मिला तो क्या ये किसी तरह से उनकी इमेज के बारे में आपको क्या बताता है? नहीं, देखिए, मैं दूसरों की तो बात नहीं करूंगा, मैं मेरी बात है, मेरी बात करूंगा। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं दूसरों की बात करने के लिए, दूसरों की बात करना है तो उनसे पूछिए आप क्या है। मेरे को जो हुआ मैं अपनी जबान से मैं बोल दिया मैं, और वो बात वायरल हो गई। लेकिन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमानों से कोई खास प्रॉब्लम है, कोई कष्ट है, जैसा नैरेटिव बनाया जाता है? मैं दूसरों की बात नहीं कर सकता, ना तो मैं पॉलिटिशियन हूं मैं ये सब बात करने के लिए। मैं मेरी बात पूछिए, मेरी बात करूंगा मैं। तो आपको क्या लगा नरेंद्र मोदी जी से मिलकर? मेरे को ये लगा कि जो ये आपके जो सिलेक्शन हुआ पद्मश्री पद्मा अवार्ड्स के लिए, ये आपके चुन के ढूंढ के किसानों को, आदिवासियों को ऐसा अवार्ड दिए
ये बहुत अच्छा सिलेक्शन है। ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने आज ही कहा एक बयान में कि पहले गृह मंत्रालय में किसी को घुसने नहीं दिया जाता था, अब ऐसा क्या बदल गया? क्या अब गृह मंत्रालय जा सकते हैं? क्या बदला है, क्या लगा आपको? नहीं, एक बार यूपीए गवर्नमेंट के वक्त मैं अपना फाइल देने के लिए मैं होम मिनिस्ट्री को गया, लेकिन मेरा अंदर मेरे को आने नहीं दिया। वहाँ पे जो पुलिस वाला ठहरा रहता उन्होंने मेरा प्रोफाइल ले लिया, ले लेके हम पहुँचा देंगे। बोले पहुँचाया नहीं पहुँचाया मेरे को तो नहीं मालूम, और ना मेरे को उसका कोई जवाब आया अभी तक। लेकिन अब आप गए गृह मंत्रालय इस बार जब आपने अप्लाई किया? मैं बीजेपी गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं किया, मैं यूपीए गवर्नमेंट में अप्लाई करके खामोश हो गया था। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद खामोश हो गया था, क्योंकि मुसलमानों को कुछ नहीं देते, खामोश हो गया था। लेकिन ये बिना अप्लाई किए के अचानक मेरे को 25 जनवरी को मालूम हुआ कि मैं पद्मश्री के लिए चुना गया हूँ। वाह! तो आपने जब उम्मीद छोड़ दी थी तब मेरा किसी पार्टी और मेरा उम्मीद छोड़ के बस बैठ गया और कुछ भी नहीं, अप्लाई करना छोड़ दिया। ये अचानक ये सरप्राइज अवार्ड है मेरे लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा था प्रधानमंत्री मोदी का, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? पॉलिटिकल एजेंडा था और कुछ था तो उसका तो मेरे को मालूम नहीं। जो मेरे को मिला, जो मेरी जबान पे, जो मेरे दिल में जो बात थी वो जबान पे लाया मैं। और दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ मैं। और मैं शुरू से कांग्रेस का वोटर था, मैं कांग्रेस को ही वोट देता था और पॉलिटिक्स से मेरा कोई नाता नहीं। कादरी साहब, आप पद्मश्री के हकदार हैं, आपको देश ने सम्मानित किया है, कद्र की है आपकी, प्रधानमंत्री जी ने आपकी कद्र की है। आपको बहुत बहुत बधाई। टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से कादरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शहजाद पूनावाला, आज कादरी साहब की जुबान से आपने सुना कि उन्होंने एक बार अप्लाई किया था और उसके बाद भूल गए थे। ये खोई हुई फाइलों में से कादरी साहब की कहानी निकली और ये कहानी आज देश और दुनिया के सामने है। ये क्या दर्शाता है? सबसे पहले तो मैं भी हनुमान जन्मोत्सव की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तहसीन ने सही कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, मतलब श्री राम का सबसे बड़ा काम, राम मंदिर को स्थापित करने का भी काम यही हनुमान कर रहा है। और किस प्रकार से जय बजरंग बली तोड़ भ्रष्टाचारियों की नली, ये भी हो रहा है। परंतु देखिए, मुद्दे पर आते हैं। आज देखिए, आज ना हनुमान इनके साथ थे पहले से, आज मुसलमान भी छिटक गया और एंटनी भी हमारे साथ है। आज अमर, अकबर, एंटनी तीनों इनका साथ छोड़ चुका है। मैं आपको बताता हूं, इनकी बातों के अगर गौर करेंगे तो 3 बातें निष्कर्ष निकलती है। पहला, कांग्रेस यूज एंड थ्रो करती है मुसलमानों का, ये अप्लाई करते रहे, कुछ हुआ नहीं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के बारे में इनके मन में एक धारणा थी जो पूर्ण तरीके से गलत साबित हुई, क्योंकि आज जब मोदी जी कोई भी चीज भेजते हैं तो वो मोहम्मद, मोहित और मैरी तीनों को मिलता है, कोई अंतर नहीं होता। और तीसरी बात, जो पहले लॉबिंग होती थी ना, आपको तो पता है नाविका जी किस प्रकार से पद्मा अवार्ड्स दिया जाता था, किस किस को दिया जाता था, कौन कौन लेकर जाता था, पद्मा दो पैसा लो, ये भी चलता था। परंतु आज पीपल्स पद्मा है, इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, फिर भी इनका नाम मेरिट के बेस पे। पर मैं एक दुख की बात है, ये जो बीदर का आर्ट है, बीदर का शिल्प है, ये इसके सबसे बड़े प्रवर्तक है, सबसे बड़े उसके प्रोपोगेटर है। पर आज प्रमोद तिवारी क्या कहता है? प्रमोद तिवारी कहता है कि इससे बयान दिलवाया गया। मतलब ये कादरी जी का भी अपमान, मुसलमानों का भी अपमान, कर्नाटका के बीदर क्राफ्ट में लिप्त लोगों का भी अपमान, कर्नाटका के कलाकारों का भी अपमान, कर्नाटका का भी अपमान और पद्मा अवार्ड्स का भी अपमान। ये इनकी मानसिकता है कि आज जिस प्रकार से एक व्यक्ति विरोध में कभी कोर्ट, कभी ओबीसी समाज, कभी मुसलमानों का अपमान और कभी ऐसे कलाकारों का भी अपमान करना, ये कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। और आखिरी बात है, खड़गे जी का एक बयान है कि हम जो है भाषण नहीं राशन चाहते हैं। खड़गे जी, हम तो भाषण, राशन, शासन तीनों दे रहे हैं, पर आपको केवल आसन चाहिए। और क्योंकि आसन नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैठने का शासन नहीं मिल रहा है, इसलिए फड़फड़ा रहे। और आज तो मुसलमान और हनुमान दोनों हमारे साथ। मैं मृत्युंजय जी से पूछना चाहती हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी, आपका स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी जी,
मुद्दा है यहां पर कि सेक्युलरिज्म का जो एक आपका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट, सबसे बड़ा तर्क होता था, वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज कादरी साहब भी साथ हैं, आज अनिल एंटनी जी भी साथ हैं, और भाई राम तो हमेशा से इनके थे ही। उसके अलावा कैसे हुए? राम सबके हैं। आपने सवाल उठा दिया, आपने हलफनामा करके सवाल उठाया। नरेश अग्रवाल को ये बताइए, जिन्होंने हलफनामा देकर पूछे थे कहां है राम? इनके है नहीं, राम देश के। राम आपके नहीं है, इनके कहां से हुए राम? माफ कीजिएगा, राम इनके नहीं है, राम सबके हैं। जल्दी से आपको गुस्सा आ जाता है। नहीं, राम हमारे बोलने में मुझसे, अरे एक मिनट, इनके कहां से? तहसीन पूनावाला जी, राम इनके हैं, मैं से मेरा मतलब ये आपके लिए तो काल्पनिक थे ना, इनके लिए तो थे, साक्षात थे, आपके लिए काल्पनिक थे। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने कहा बसाया श्री राम को पार्लियामेंट का। अरे भैया, आपको तो नहीं सकता इस शो पर क्या काम। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, से डिबेट अच्छी नहीं होगी, इनको जरा बता दीजिए। डिसिप्लिन, गरिमा और अपने समय में बोलना सबको शोभा। एक मिनट, तमाशा कर एक मिनट, बिल्कुल मुझे पता था, मैंने हल्का सा छोड़ा और आप गिरे उस ट्रैप में। जैसे अब बताती हूं कौन ट्रैप में जाता है। लेकिन मृत्युंजय जी, मुद्दा यह है कि हनुमान के जन्मोत्सव पर देश भर में लोग अगर शोभा यात्रा निकालना चाहते, बिहार में भी निकालना चाहते थे, वहां तो कर नहीं पाए। बिहार शरीफ में तो मोटा सा ताला लगा हुआ है हनुमान मंदिर में, आज 7 दिन बाद भी, रामनवमी के वायलेंस के बाद। और यहां पर हनुमान जयंती भी हो रही है, हनुमान जन्मोत्सव भी हो रहा है, सबका साथ भी हो रहा है, सबका विकास भी हो रहा है, उद्घाटन, भाषण सब हो रहा है। मृत्युंजय जी, सिर्फ और सिर्फ एक अलायंस भ्रष्टाचारियों को बचाने का, इसके अलावा विपक्ष के पास स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोगों के पास अपना विजन लेके क्या जाएंगे? इस पर कोई चर्चा नहीं होती। देखिए, सत्ता जब तभी सशक्त होगा जब विपक्ष मजबूत होगा, और जब यहाँ सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो विपक्ष को ही कमजोर करने में लगे हुए हैं और देश खोखला हो रहा है। ये जो राम भगवान पर राजनीति हो रही है, भगवान राम आस्था का विषय है। जो इन्होंने कभी रामचरितमानस पढ़ा नहीं, वो राम पर विज्ञान दे रहे हैं वोट के लिए। हनुमान चालीसा का एक लाइन पढ़ा नहीं, वो हनुमान चालीसा को अपना कॉपीराइट बना रहे हैं रामायण को। देखिए, लड़ाई है मुद्दे की बात, इधर उधर की बात नहीं। अगर भ्रष्टाचार की बात है तो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार 2013 का आदरणीय मोदी जी का भाषण सारा निकालिए, विदेशों से पैसे लाएंगे, काले धन लाएंगे, भ्रष्टाचार। 9 साल हो गए, क्या कर रहे हैं? जब जब चुनाव आता है, कोई मुद्दा नहीं मिलता है, तो आप भ्रष्टाचार। अरे ये तो हम जान रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार है तो आप फांसी के फंदे पर चढ़ाइए ना। भ्रष्टाचार पर प्रहार नहीं है, इनका असली है 2024 में हार का डर। भ्रष्टाचार अगर होता तो आज देश में जितने भगोड़े हैं ये सारे क्यों भागे हुए हैं? मेहुल चौकसी, विजय माल्या और जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार पर आज नारायण राणे का आप एक भाषण देखिए। उन्होंने जब वो थे बीजेपी में नहीं, जब बीजेपी में चले गए तो उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर कहा कि अगर दाऊद भी आ जाए बीजेपी में तो वो हो जाएगा सदाचारी, हो जाएगा हरिश्चंद्र। आसाम के मुख्यमंत्री, लंबी फहरिस्त है। ये सब सवालों पर तो है, लेकिन मैं संगीत रागी जी आपसे पूछूंगी। अब ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर कोई कंट्रोल नहीं है बीजेपी का, लेकिन बातें करते हैं बड़ी बड़ी। आप ये बताइए कि बंगाल में, बिहार में जब आप रामनवमी नहीं मना सकते, हनुमान जन्मोत्सव नहीं मना सकते, आपत्ति हम करेंगे। ये किसने कह दिया आपको कि रामनवमी नहीं मना सकते, हनुमान जयंती नहीं मना सकते? बिहार किसने कह दिया? मंदिर में ताला लगा। दिखाइए आप, नाविका जी, हम आपको चुनौती देते हैं, आप दिखाइए। यात्रा पर क्या हुआ? नहीं, आप दिखाइए। अच्छा, चलिए, मेरी बात इनको गलत लगती है। अच्छा, अब इतना बड़ा बात हम भी राम को मानने वाले हैं, हनुमान जयंती को मानने वाले हैं, और ये कह दे
कि बिहार में राम भगवान का शोभा यात्रा में निकलेगा, हनुमान जी का पूजा नहीं होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति क्या होगी? ठीक है। अच्छा, निकलेगा पर थोड़े बहुत पत्थर पड़े। देखिए 80% को 20% के माध्यम से आप डरा रहे हैं हिंदुओं को। इतना कमजोर हिंदू है। प्लीज हमको बोल लेने दीजिए। आप पूरा बोलिए, आपको तो पूरा आप अधिकार है। देखिए नाविका जी, आजादी से पहले भी जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके होते थे वहां रामनवमी पर ऐसी ही घटनाएं घटती थी, क्योंकि आजादी से पहले भी मुस्लिम इलाके बने हुए थे। भारत विभाजन के पश्चात किसी को यह मन में सपने में भी नहीं आया था कि विभाजन के बावजूद भी वो इलाके ऐसे बन करके खड़े हो जाएंगे। आज दुर्भाग्य है कि वो मुस्लिम इलाके बंगाल में बन गए हैं, बिहार में बन गए हैं। लालू जी ने उनको पूरा संवर्धन किया, उनको पूरा आगे बढ़ाया और अपनी वोट बैंक की खातिर उन्होंने बढ़ाया। अच्छा ये बता, एक नहीं 10 सेकंड सिर्फ मुस्लिम वोट से लालू प्रसाद जी 15 वर्षों तक सत्ता में रहे क्या? सिर्फ मुस्लिम वोट से रहे सत्ता में? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये सुनिए कि मुस्लिम वोट के कारण आप रहे। सुनिए तो ऐसा मत बोलिए कि जनता भी को ये लगे कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए ये गलत बात है। अगर हमको सभी लोगों का वोट मिला है तभी आज हम सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में हैं। बीजेपी को हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया। चलिए हम नहीं बोलेंगे, नहीं चले जाते हैं। आप कहेंगे तो मृत्युंजय जी, हम चले जाते हैं। आप बोल दीजिए हम चले जाते हैं। हनुमान, लेकिन आप ये बोलिएगा कि सिर्फ मुस्लिम वोट मिला लालू प्रसाद जी को, ये तो गलत है ना। एक मिनट मृत्युंजय जी बात खत्म कर ले। आपको ऑब्जेक्शन होगा आप उसके बाद कहिएगा, जब तक बोल रहे हैं बीच में मत बोलिए। था हमने कह दिया, नहीं बीच में मत कहिए ना, क्योंकि जो आप बता दीजिए, आप जज हैं, आप बता दीजिए क्या लालू प्रसाद जी को सिर्फ मुस्लिम वोट के कारण सत्ता में आए हैं? हम सबसे बड़े दल के रूप में हैं। मैं आप ही बोल दीजिए। मैं मृत्युंजय जी, मैं दर्शकों की तरफ से आपको बस इतना रिक्वेस्ट कर रही हूं कि दो लोग बोलते हैं तो दर्शक सुन नहीं पाते। आपकी आवाज अलग सुनेंगे दर्शक, उनकी अलग, और अपना जजमेंट दर्शक के बीच में गलत संदेश भी नहीं जाना चाहिए आपके जिम्मेवार चैनल से, चाहे हम हो चाहे कोई हो। आपको मौका दो, ऐसी बात ना करें जो आपस में भाई में लड़ाई लगाएं। देखिए आप बात खत्म। देखिए 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी से किसी ने पूछा था कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिमों को क्यों पोलराइज कर रहे हैं। उन्होंने बहुत खुल करके कहा और मैं उनकी ईमानदारी की दाद दूंगा। उन्होंने कहा दुधारू गाय की लात सब कोई बर्दाश्त करता था। उन्होंने बंगला में ये बात कही थी, यानी कि मुस्लिम वोट आपको एक मुफ्त मिलता था, ये सीपीएम को वोट जाता था, अब वो पूरा ट्रांसफर होकर के इनको सिंगूर के बाद ये सारा का सारा टीएमसी के पास चला गया। बिहार के अंदर आप आइए, बिहार के अंदर दो पार्टियां लड़ रही थी मुसलमानों के वोट के लिए, एक जेडीयू लड़ रही थी और दूसरी तरफ आरजेडी लड़ रही थी, तीसरा एक उसमें से असउद्दीन ओवैसी आ गए हैं। अब इसलिए सुन लीजिए, नहीं आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। मैं एंकर हूं, मेरे सवाल का जवाब आ रहा है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, क्या इस देश में राम, चाहे वो मुस्लिम इलाका हो या कोई इलाका हो, हम डीजे भी बजा करके जा रहे हैं, तो क्या आप हमको जुलूस नहीं निकालने देंगे? कहीं पर आप कोई दंगे कर देंगे? कहीं पर आपने देखा है, कहीं पर आपने देखा है वहां दंगा हुआ है, वहां दंगा हुआ है। ये बिहार की धरती है, ये गुजरात मत बनाइए। बिहार में सब भाईचारा है, शांति है, सद्भाव है। बिहार में सुख शांति है, बंगाल में सुख शांति है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। ये धाराशाही होंगे। आप एक मिनट, आप धाराशाही होंगे, दंगाई को संरक्षण देने वाले भाजपा। एक मिनट, एक सेकंड, एक तो बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ, एक लाइन, केवल एक वाक्य। बिहार में कोई दंगा नहीं, बंगाल में कोई दंगा नहीं, सब जगह सुख चैन की बांसुरी बज रही है। एक ही लाइन, केवल एक ही लाइन चल रहा है। और देखिए मृत्युंजय जी देखिए आप वरिष्ठ है, आपको बीच में बोलने की नहीं, आपके तर्क इतने शार्प है कि आप हमें ध्वस्त कर सकते हैं अपनी बारी में। मैं एक ही सवाल आप ही से पूछ रहा हूं। निहालुद्दीन आपके विधायक है, मोहम्मद निहालुद्दीन विधायक है जी। सासाराम हिंसा पर आरजेडी विधायक ने दिया बयान, बोले आत्मरक्षा के लिए मुस्लिम युवक बना रहे थे बम,
उन्होंने कहा है कि सासाराम में बम उन्होंने बना के रखे थे। आप कह रहे हैं रामनवमी की आता, मतलब बम और पत्थर चल रहे थे, आपका विधायक कह रहा है। ये देखिए, मैं झूठ नहीं, एक सवाल तो पूरी बात कर ले, सवाल तो होने दीजिए। देखिए, इनको जब बोला ना आपने, तब ये आप रामनवमी नहीं, आप रोमनवमी चाहते हैं। ये रोमनवमी क्या है? सेकुलरिज्म की पूरी राजनीति है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक बात बताइए, जश्न इफ्तार में गए पर जल रहा है बिहार, कब गए? नीतीश जी बाबू गए, नीतीश बाबू जिस दिन जश्न बिहार जल रहा है तब आप जश्न इफ्तार मना रहे हैं। अब मुझे बताइए ना कि आप गए वहां पे प्रभावित इलाके में गए? नहीं, प्रभावित इलाके में गए, प्रभावित इलाके में गए, हाँ या ना? नहीं, और निहालुद्दीन ने क्या बोला है? मेरा सवाल भी सुन लीजिए। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, मैं मानती हूँ जब, एक मिनट, लालू जी अगर जीते हैं तो उनके पास सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं आए, मैं भी ये थ्योरी नहीं दे रही, जरूर आए हैं, सब तरह के वोट आए हैं, यादव के ज्यादा आए हैं, लेकिन इस देश में एक प्रथा रही है। नहीं, एक मिनट, ब्राह्मण हिंदू नहीं है बिल्कुल। तो हमको मुसलमान वोट नहीं आया क्या? हमें भी मुसलमान वोट आया। तो मेरा सवाल, मेरी बात तो पूर्ण होने दीजिए। मैं ये कह रही हूं, आप तो ये कहते रहे कि बीजेपी और मोदी जो है ये सांप्रदायिक ताकतें हैं। आज कादरी साहब आपको शायद कुछ सीख दे गए हैं कि सांप्रदायिक ताकतें ऐसी होती हैं क्या? एंटनी और कादरी और मोदी जब साथ चले, में कितने अल्पसंख्यक मंत्री जाता? हरदीप पुरी, जॉन बर्ला, ये है। आप बताइए, हरदीप पुरी कैबिनेट है। आप देखिए, ये हरदीप पुरी अल्पसंख्यक नहीं मानते। नहीं, नाविका जी, सिख अल्पसंख्यक नहीं है क्या? सिख अल्पसंख्यक नहीं है क्या? ये बहुत गलत बात है कि सिख को अल्पसंख्यक नहीं मानते। आप प्रवक्तागिरी कीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी बात मत कर दीजिए जो सेल्फ गोल कर लीजिए। नहीं, सेल्फ गोल नहीं है। पुणे वाले हरदीप पुरी जी भी अल्पसंख्यक है। आज एंटनी, अनिल एंटनी आ गए हैं, कौन सा सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं? सवाल आज का ये, अब्बास नकवी जी को बाहर किया गया कैबिनेट से। किसी की मर्जी, किसी को भी कोई कर सकता है। प्रधानमंत्री के क्या कोई भी अकलियत में मुसलमानों में देश में भाजपा में नहीं बचा जो एक कैबिनेट में जगह मिलता? सवाल आपने पूछा, इसका जवाब ले लो। मृत्युंजय जी, आप मुझे बताइए, चलिए, आप तो सरकार में आपकी जो भी व्यवस्था रहेगी, आपने कितने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान समाज से बनाए हैं? आपके पार्टी का सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे अध्यक्ष कौन है आपका? एक परिवार से, समाजवादी का एक परिवार, जेडीएस का एक परिवार, कांग्रेस का एक परिवार, आपका एक परिवार, एक परिवार के अलावा किसी को नहीं बनाना। माफ कीजिए, एक मिनट, आनंद दुबे जी, ये कैसी ऑपोजिशन यूनिटी है? आपको कोई बोलने नहीं दे रहा, मेरे को सवाल नहीं करने दे रहे आपसे। आनंद दुबे जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब देश में चुनाव होते हैं तो लोग देखते हैं कामकाज, लोग देते हैं प्रवृत्ति कैसी है पार्टी की और पार्टी के लीडर की, और लोग देखते हैं काम क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, मेरा बच्चा कल स्कूल जा सकता है कि नहीं, मैं रोटी कमाने जब घर से निकलूं तो मेरे ऊपर बम चलेगा, लाठी चलेगी, या मैं पहुंचूंगा ठीक से। ये आम परिवारों की दिक्कतें होती हैं। आज की डेट में चाहे वो कामकाज हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो गरीबों का साथ हो, चाहे वो लास्ट माइल तक जाना किसी के पास भी, चाहे लोक कल्याण, गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो जितने स्कीम चल रहे हो, आवास हो, हर चीज में किसी को चुन के हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं दिया जा रहा। अब ये सब देखने के बाद अब विपक्ष को अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास देने के लिए है क्या? आप बताइए ना। चाहते हैं कि विपक्ष को देश देखे और विपक्ष स्ट्रांग हो, तो किस बात पे आप स्ट्रांग होंगे ये तो बताइए। क्या विजन है आपका? नाविका जी नमस्कार। सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नाविका जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार 12 महीने चुनाव मोड में रहती है, लेकिन अब चूंकि लोकसभा के चुनाव को 1 वर्ष से भी कम समय बचा है, तो अब ये जो कादरी साहब ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मैंने यूपीए के समय की एक अर्जी दी हुई है, मुझे स्वयं नहीं पता कि आज मेरी लॉटरी कैसे लग गई। इसलिए लग गई कादरी साहब क्योंकि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं।
और कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, सभी न्यूज चैनल, सभी मीडिया के विशेषज्ञों ने पहले ही देश की जनता के सामने रख दिया है कि वहां कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो देखिए, कुछ कभी कभी नेतागिरी जो एक शब्द है राजनीति में, इसमें नेता अपनी सहूलियत देखते हैं। वो कैसे देखते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर प्रहार करती है तो कहती है कि मियां मुलायम, मुल्ला मुलायम, लेकिन जब सहूलियत की बात आती है तो उन्हें पद्मश्री देने के लिए नवाजने की कोशिश करती है। पीडीपी के साथ जब जाना होता है तब कहती है कि नहीं, हमें कोई परहेज नहीं है, पीडीपी के साथ सरकार भी बनाती है। और जब सर्टिफिकेट बांटने की बात होती है तो हम जैसे नेता, हमारी पार्टी जो हिंदुत्ववादी पार्टी है, जो हिंदुत्व का एक प्राण, राम को अपने प्राण के समान मानती है, उनको हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने लगती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि चुनाव जीतने के लिए अपनी कथनी और करनी में कितना भी अंतर हो जाए चलेगा, लेकिन मोदी साहब आप चुनाव जीतने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, एक मिनट, राजनीति में स्वाभाविक बात होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार अब आ रहा हूं, आपके टॉपिक पे आ रहा हूं, जिस प्रकार आपने 2014 में अच्छे दिन का सपना दिखाया, आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देंगे ये कहा, और आज दुर्भाग्य 2023 में देखिए कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। अरे हमें खुशी तो तब होती, हमें खुशी तो तब होती जब 80 करोड़ लोग टैक्स देते और टैक्स के पैसे से यूपीए के गवर्नमेंट महसूस होता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 80 करोड़ लोगों को 9 साल की सत्ता में, 9 साल की सत्ता में बैठे राजा प्रजा में भेद करते हो, प्रजा में भेद करते हो। शर्म आनी चाहिए, चाहिए ऐसी राजनीति से। ऑर्डर रैली नहीं है, रैली, एक मिनट, रैली नहीं है, रैली नहीं है, ये डिबेट शो है, रैली नहीं है, डिबेट शो है। सलमान निजामी अभी तक बोले नहीं। एक मिनट, जब ये लोग बोले, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मेरे संस्कार का परिचय, इन्होंने अपने संस्कार का परिचय दिया है, इन्होंने अपने संस्कार का परिचय दिया है, मैंने अपने संस्कार का परिचय दिया। बिल्कुल, आप तय करिए, देश की जनता तय करेगी। बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल आपको सलाम करती हूं कि आपने किसी के ऊपर नहीं बोला, पर आप जो बोले उस पर मैं पहले जवाब लूंगी सलमान निजामी भाई से। बोले नहीं है अब तक। सलमान निजामी भाई, 2 सवाल। एक सवाल ये जो वो कह रहे हैं कि चुनाव है और चुनाव के वक्त इन्होंने अवार्ड देकर एक मैसेज दिया है, तो मतलब फोटो ऑप था, कुछ खास नहीं था। तो अगर मुसलमान को रेकग्नाइज ना किया जाए, माइनॉरिटीज को रेकग्नाइज ना किया जाए तो भी दिक्कत, और अगर रेकग्नाइज किया जाए तो भी दिक्कत, क्योंकि आपको कोई ना कोई चुनाव तो कहीं ना कहीं होगा ही हमेशा। और मुसलमान बिदरी वर्क करने वाला कर्नाटक में ही ये काम होता है, तो कर्नाटक वाले को दे दो तो आप चुनाव से लिंक कर देंगे। पद्मश्री कोई स्टेट अवार्ड तो है नहीं, नंबर 1। नंबर दो, मेरा सवाल आपसे सीधी तरह से यह है कि कल मैंने आपकी पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद जी से इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि नरसिम्हा राव के समय में कैसे काम होता था कि मुसलमानों के लिए क्या करना है, 15 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, और उसके बाद जब कहा कि एक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बना दिया जाए तो वो पेपर पे रह गया, कभी बना नहीं। यानी कि कांग्रेस काम और माइनॉरिटी का नाम जरूर लेती रही, काम कोई किया नहीं। अब आप बताइए कि कौन कितने पानी में है, विपक्ष और इस वक्त सत्ता पक्ष मोदी सरकार? देखिए, जो अवार्ड्स की बात जहां तक आपने की, अवार्ड जो है वो सही बात है कि मेरिट बेसिस पे होता है। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब को अवार्ड मिला, उनका योगदान जो देश की राजनीति में रहा है, चाहे पंजाब के आतंकवाद की बात करें, 30 से ज़्यादा आतंकवादी हमले उन पे हुए और राजीव गांधी जी ने उनको मंत्री बनाया था और उन्हें इस्तीफा देके पंजाब की जिम्मेदारी संभाली और फिर वहां आतंकवाद खत्म भी हुआ और सरकार भी बनी कांग्रेस की। फिर कश्मीर की अगर बात करें तो आज़ाद साहब पे 30 से ज़्यादा जो है आतंकवादी हमले जो है कश्मीर में हुए, वहां कांग्रेस की सरकार बनाई। आज कांग्रेस की क्या हालत है जम्मू कश्मीर में, आपके सामने। अब दूसरी तरफ अगर हम आज के अवार्ड्स की बात करें, उस वक्त भी जो है बात उठी थी कि भाई अपीजमेंट की बात है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि जो आपसे गलतियां हुई हैं वो आप एडमिट करिए। अगर एक तरफ आपको बीजेपी है, हर स्टेट जो है जहां जहां इलेक्शन होता है, नागालैंड में इलेक्शन हुआ हाल ही में, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति जो होगा या जिम्मेदार नेता जो होगा उसको
इलेक्शन के टाइम पे गुलमर्ग में बर्फ के मजे नहीं लेने चाहिए या स्कीइंग के मजे नहीं लेने चाहिए, उनको नागालैंड जाके वहां काम करना चाहिए, अपना प्रचार करना चाहिए, ना कि भाई जो है बिल्कुल बीजेपी को जो है फ्री हैंड देना चाहिए। तो दोनों तरफ से ये बात है कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है उसका हम विरोध करते हैं। और जैसे अब बीजेपी को तो आपने ही मौका दिया, अब सामने एक मिसाल है कि ये व्यक्ति बोल रहा है कि उस टाइम पे मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया आपने, तो गलती तो कांग्रेस की है ना। अब जो कांग्रेस को आईना दिखाएगा बोलेंगे बीजेपी के साथ है। तो एक जीवित व्यक्ति जिसको बीजेपी ने ऑनर किया मेरिट बेसिस पे, वो तो खुद कह रहा है। अब इसको आप नहीं कह सकते ना कि ये बीजेपी का प्रचारक है। गुलाम नबी आजाद साहब जब आपको आईना दिखाते हैं कि भाई आप हर एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट हार रहे हैं, आपको नागालैंड में होना चाहिए ना कि गुलमर्ग में चुनाव के वक्त, तो आप कहेंगे बीजेपी का एजेंट है। तो आप कब तक दूसरों पे इल्जाम, इसीलिए शेर कहा है कि तू उधर इधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां किसने लूटा। जब तक आप दूसरों पे इल्जाम लगाएंगे, जो भी आपको आईना दिखाएंगे, राहुल गांधी गलती करेंगे, हम अगर उसकी ऑब्जेक्शन करेंगे, आपने देखा होगा शायद आपके चरण ने भी बहुत बार मेरे को भी ट्रोल किया होगा कि भाई आप ज्यादा प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी का। आज मेरी शायद उस वक्त बुद्धि ठीक नहीं थी, आज मैं सही हो गया, क्योंकि जब हम लड़ते थे राहुल गांधी, आप हमें भी ट्रोल करते थे, पर देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है। लेकिन और हमारी विचारधारा ये भी कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर लौटे, तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन सवाल तहसीन पूनावाला ये है कि अगर राम आपके थे तो पहले काल्पनिक क्यों हो गए, और अब चुनाव आ रहे हैं। अगर चुनाव की बात आनंद दुबे जी ने उठाई, तो अब तो राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं, अब वहां सुंदरकांड के पाठ भी हो रहे हैं, जय श्री राम भी हो रहा है। ये चुनाव के वक्त हिंदू बन कौन जाता है, चुनावी हिंदू कौन है, ये क्यों है? अगर आप सिर्फ सच और अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो फिर रोज रोज चुनाव के वक्त आपको राम क्यों याद आते हैं, ये तो बताइए दर्शकों को। मैम, चुनाव के वक्त भगवान श्री राम याद नहीं आते, हम सबकी आस्था भगवान राम में है। वो हर वक्त कण कण में है राम, हर वक्त हम राम को याद रखते हैं। भगवान राम को याद रखने के लिए कैमराओं की जरूरत नहीं है कि गुफा में बैठकर कैमरा चाहिए, ये जरूरत नहीं है। हमारे दिल में नहीं तो फिर आज क्यों सुंदरकांड? मैं किसी के बीच में, अगर आप मुझे नहीं उतना मौका भी नहीं दे सकते, मैं चुप बैठ जाता हूं, लेकिन मुझे बोलने का मौका दीजिए। मेरे में वो हिपोक्रेसी नहीं है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर भगवान राम के प्रति जो शब्दों का प्रयोग करूं, जिसपे अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी कहे कि इस व्यक्ति को जेल के अंदर होना चाहिए, उसको भाजपा में लो। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो मंच पे, टीवी के मंच पे मां दुर्गा के बारे में उन अभद्र शब्दों का प्रयोग करूं और उस पर भाजपा कोई एक्शन नहीं करे। आज भी भाजपा का सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन सवाल देश से यह पूछना है, दंगे हुए? बिल्कुल हुए, लेकिन हर दंगे में दूसरी साइड पर भाजपा के समर्थक क्यों होते हैं? हर दंगे में, केरल में दंगे होते हैं भाजपा के समर्थक, तेलंगाना में दंगे होते हैं भाजपा के समर्थक, बिहार में दंगे होते हैं भाजपा के समर्थक, महाराष्ट्र में दंगे होते हैं भाजपा के समर्थक। आज हनुमान जयंती का पावन दिन है। पिछले साल हनुमान जयंती के पावन दिन पर मुख्यमंत्री जी के घर पर जाकर बाहर इनको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, तो पढ़ना चाहिए, इनका अधिकार है। आज क्यों नहीं गए पढ़ने? आज क्यों घर के अंदर पढ़ रहे हैं? बड़े आज क्यों नहीं गए? क्योंकि ये इसका राज, क्योंकि पॉलिटिक्स करते हैं, ये किसी के नहीं हुए। जो राम, भगवान राम के नहीं हुए, किसी के क्या हो गए। और एक लास्ट चीज, एक लास्ट लाइन कहते अपनी बात समाप्त करता हूं। इसमें दूसरी साइड पर भी लोग हैं दंगे में, लेकिन चाहे वो ओवैसी के बच्चे हो या भाजपा के नेताओं के बच्चे, ये सारे बच्चे जाएंगे विदेशी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, आईपीएल में बैठेंगे, दंगे में होंगे गरीब बच्चे। इसके लिए इनके ट्रैप में मत आइए, इनके ट्रैप में मत आइए। भाजपा को 2024 में लगाइए। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। अच्छा, कांग्रेस के कोई भी बच्चे, कांग्रेस लीडरों के कोई बच्चे बाहर नहीं पढ़ते, सिर्फ नहीं पढ़ते हैं, और कांग्रेस कहते हैं इंग्लिश स्कूल होना चाहिए, पढ़ते हैं। एक मिनट, तेजस्वी नहीं जवाब सुनिए। आदित्य ठाकरे कहते हैं इंग्लिश स्कूल होनी चाहिए। ये इलेक्शन रैली नहीं है, आपका समय समाप्त, आप जवाब दीजिए। ये इलेक्शन रैली और ये मुशायरा भी नहीं है, मुशायरे का मंच भी नहीं है, बता दो। इनकी तो मुशायरे वाली समर्थक ने देखिए, अगर अभद्रता करनी है तो मैं भी अपना बता सकता हूं। नहीं, आप जवाब दीजिए। क्या भद्रता? नहीं, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, शब्दों का प्रयोग, डोंट वेस्ट टाइम। बिल्कुल ये क्या बात है? जवाब दीजिए। मैं मॉडरेटर, अगर मुझे लगा आप किसी ने भी अभद्र बात नहीं की है, आप स्टूडियो के बाहर होंगे, स्टूडियो के अंदर नहीं। तो अगर मैंने नहीं कहा है, आप रिएक्ट मत करें। थैंक यू मैम। देखिए, वैसे भी शेर अकेला दहाड़ता है, गीदड़ों को साथियों की जरूरत है। अच्छा, चलिए आप बोलिए। देखिए, इंडिया अलायंस में क्यों अब आ गया फिर से गीदड़? प्लीज हो गई गीदड़ भक्ति? ओके, चलो।
अब एक एक करके मैं बोलता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि आज जाके क्यों नहीं कोई यहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पाठ कर रहा है। बिल्कुल आज नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हिंदू महाराष्ट्र में वो संकोच महसूस नहीं करता। जिस प्रकार से एक समय पर सावरकर जी के विषय में गाली गलौज की जाती है, आज जिस प्रकार से, अरे देखिए ऐसा है भाई साहब, ठीक है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप आगे चलो। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस त्यू लोग उजागर, रामदूत अली नहीं, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजलि पवन पुत्र सतनामा। आप आगे का आप बताइए, आगे का आप बताइए, आगे का बताइए, आगे नहीं, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी। चलिए हो गया, चलिए तिवारी जी छोड़ दीजिए, तिवारी जी छोड़ दीजिए, चलिए अब हो गया। तिवारी जी को पता नहीं हनुमान चालीसा। चलिए भाई साहब नकली शेर बनेंगे। एक मिनट इस दलों को लेकर दुनिया ने देखा, और आज ये जो एनडीए था, आप उन्हें गीदड़ की संज्ञा देंगे? नाविका जी मैं अपनी बात रखूं, ये लगातार बोलने नहीं दे रहे, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। आप किसी को गीदड़ जानता है? नहीं, मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं। अपने को से मैंने अपना सर्टिफिकेट अपने नेताओं के लिए कह रहे हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कह रहे हैं, उपयोग नहीं करना, शायद पता नहीं। हम सब किसी को कुछ नहीं कहेंगे। शहजाद पूनावाला आप देख रही हैं क्या हो रहा है? नहीं, आप बात करिए, आप देख रही हैं, आप अपनी बात खत्म करिए, मैं अपनी बात मुद्दे की बात, हनुमान भक्त राम भक्त बनने का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, मुद्दे की बात। नाविका, मैंने तो शेर कौन है गीदड़ कौन है नहीं बोला, पर जो है वो उसने रिएक्ट किया। मैं तो शेर की भी बात कर रहा था, गीदड़ पे एक शेर। सलमान जी मैं अपनी बात रख सकता हूं। दूसरी बात, मुद्दे पर ये वाइल्ड लाइफ शो नहीं है। आपको एक बताऊं, आप छोड़िए ना, आप वरिष्ठ हैं, छोड़िए आप मुद्दे की बात पर आइए ना। हनुमान जयंती हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हम समझते ये राम भक्त हैं, ये पढ़िए ना पा रहे हैं। आप जवाब दीजिए जो सवाल उठाए गए, क्योंकि जनता जवाब दूं भाई, आधा मेरा 10 मिनट इन्होंने खा लिया। चलिए 10 मिनट से यही बोल रहे तीनों मिलकर। इधर उधर की बात मत कीजिए, सीधा बोलिए। नाविका जी आप बोलो कैसे करना है, कैसे डिबेट करें? जी बोलिए। देखिए अब एक एक करके बात का जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि दंगे के दूसरी साइड हमेशा भारतीय जनता पार्टी होती है या उनके समर्थक। तहसीन पूनावाला को बादाम ज्यादा खाना चाहिए, अभी अभी उनके घर में संतान हुई है, हो सकता है उसका थोड़ा सा और बादाम का भी ऑर्डर कर दे, मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने कृष्णा रिपोर्ट में किसको दोष दिया था मुंबई के दंगों के लिए? उद्धव सेना को और उद्धव जी के स्वर्गीय पिताजी को। आज उस रिपोर्ट को कहां डाल के फेंक दिया आपने? बोले कि दंगों में शामिल है। और मैं आपको एक और बात बोलता हूं, ये इतना सेकुलरिज्म का बाजा वाजा बजा रहे हैं ना, ये है संजय राउत का बयान, मुस्लिम्स वोटिंग राइट्स शुड बी रिवोक्ड। अब ये आरजेडी है ना, मुसलमानों के ठेकेदार, बताइए कि बयान से एग्री करते कि नहीं एग्री करते? अब चीखना शुरू हो गया। अच्छा नारायण राणे पर भी आते हैं। नाविका मैं 4 लोगों का जवाब दे रहा हूँ, मैं कैसे जवाब दूं? नाविका आप तय करो, नाविका तय करो, नाविका तय करो, नाविका तय कभी जाति धर्म नाविका तय कीजिए, नहीं किया। नाविका तय कीजिए। सेना में कितने प्रतिशत मुसलमान थे दुनिया को पता है, हमने कभी जाति धर्म में भेद नहीं किया। राय नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज मौका देकर किसी के साथ अलायंस कर लेती हैं। अब आइडियोलॉजी का तो थोड़ा बहुत तो मैं उसको एक्सपोज तो कैसे डिबेट कर नाविका नहीं, पर शहजाद पूनावाला फिर तो पीडीपी और बीजेपी का अलायंस भी एक्सपोज हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ नाविका 370 के मुद्दे पर लात मारा पीडीपी को, अब इनको बोलो सेकुलरिज्म का सूरमा है ना, उसको लात मारे उद्धव सेना को, लात मारे बताइए। 370 ऐसे डिबेट नहीं हो सकती नाविका, मैं अपनी बात को पूरी रख लूं। नाविका यू आर अलाउइंग देम टू स्पॉइल द डिबेट। बताइए, मतलब मैंने सारी बातें सुनी, मेरी बातों को आपने आने नहीं दिया। मेरे शो का सवाल, मेरा शो है, मेरा शो, माफ कीजिएगा, मेरा शो है, सवाल जी का सम्मान तिवारी जी भी करते हैं। ठीक है आनंद दुबे जी, यहाँ पे ना हम मैनिफेस्टो नहीं दे रहे, मैं पब्लिक के सवाल पब्लिक के सवाल हैं और पब्लिक के सवाल नहीं, पर अब आपको मैंने बहुत समय दिया नहीं, पर शहजाद नहीं, आपने 3-4 ऐसी बातें कही जिस पर आपको लोगों ने ठीक है, आपको अगर न्याय संगत लगता है तो ठीक है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, विपक्ष 2014 से अब तक अनगिनत आरोप मोदी सरकार पर लगा चुका है,
लेकिन विपक्ष के आरोपों की हवा निकल जाती है। क्या विपक्ष ने इस पर कभी विचार किया है? ये पहला सवाल। सौरभ टंडन का मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सवाल है। खड़गे जी ट्रेन और इंजन की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से राहुल गांधी जी को अलग अलग प्रकार के इंजन लगाकर लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, फिर भी उनकी ट्रेन क्यों नहीं चल पा रही? उन्हीं के पार्टी के लोग ही चेन पुलिंग कर रहे हैं क्या? तैसी राहुल जी की ट्रेन नहीं चल रही, रॉकेट। एक मिनट वो बोल रहे फिर आप। मैं बोल रहा था तब तीनों बोल रहे। 10 सेकंड। राहुल जी सुनिए ना, राहुल जी की ट्रेन नहीं चल रही, उनका साथ में बोल रहे थे। मैं आपको अभी समय देती हूँ, आप जवाब दीजिए पब्लिक। मैं देता हूँ, बिल्कुल सम्मानित उनका सवाल है। राहुल जी की ट्रेन नहीं चल रही, रॉकेट लॉन्च नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है, तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर रोज राहुल जी पर आकर टिप्पणी क्यों करते? इतने कोई काम नहीं कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं किया, राहुल जी सारे कैबिनेट मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बैठ जाते, राहुल जी इतने इनके पास काम नहीं है कि बैठ जाते? संगीत रागी जी, देखिए, विपक्ष जो है रावण का 10 सिर था, लेकिन फिर भी बोलता तो एक समय एक ही मुंह बोलता था। लेकिन विपक्ष के 16 सिर हैं और 16 सिर जो है वो सब दिशा में 16 दिशा में बोलते हैं। पता ही नहीं लग रहा है कि 2024 में वो कहां से इकट्ठे होंगे। एक समय आया था कि ममता बनर्जी के ये भगवान ब्रह्मा है, चारों तरफ देखते हैं, आप नहीं बोलने दे रहे, चारों तरफ देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं और सब जगह इंसाफ देते हैं। रावण नहीं, ये रावण नहीं, ये रावण नहीं, नहीं, ये रावण नहीं है। हाईजैक नहीं कर सकते जी। देखिए, रावण और दुर्योधन दोनों में एक समानता थी। पूरे वंश को, पूरे वटवृक्ष को खत्म करने के बाद ही वो अपना दुर्गति को प्राप्त किए। और राहुल गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस का वही हाल कर रही है जैसे गांधारी और दुर्योधन ने पूरा अरे गांधी अरे हम तो खा रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर पर क्या कार्रवाई हुई जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था? लेकिन मृत्युंजय जी, जो भाषा इस्तेमाल की जाती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या ये भाषा सही है? इसका कोई समर्थन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है बिल्कुल। इसका कोई, लेकिन अब देखिए, नहीं, पर आज तक किसी ने कोई एक्शन लिया है उस पर जिसने ये कहा? अगर कोई छेड़ेगा तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। लालू माफ कीजिए, अब मैं 35 सेकंड्स दे रही हूं शहजाद पूनावाला को, कोई बीच में नहीं बोलेगा, जवाब दीजिए। क्रिया की प्रतिक्रिया। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया थियरी पे जाए तो फिर गोधरा के बाद भी जो हुआ प्रतिक्रिया था उसको तो नहीं मानते क्रिया और प्रतिक्रिया। एनीवेज, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, अपने अपने बातों को एक्सपोज करने में। देखिए, अब उनको 10 सेकंड बाद सूझा है, अब ट्यूबलाइट बोलूंगा तो बोलेंगे ट्यूबलाइट क्यों बोला? आप मत डिस्ट्रैक्ट होइए ना, आप मत डिस्ट्रैक्ट होइए। अरे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तीनों फ्लिकर होने लगे, तीनों फ्लिकर होने लगे। आपका समय खराब होता है। मेरा नजरिया इस मुद्दे पर इतना ही है कि एक कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन राजनीति में जो बार बार सफल होता है उसमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संतोष देने का कुछ तो हुनर होगा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुद को इस कसौटी पर अब तक खरा साबित किया है। जो उनसे उम्मीदें लगाई हैं वो उस उम्मीद पर उतरे हैं, लेकिन उनके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात करने वाला विपक्ष अक्सर उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश में बस डूबा रहता है। ये कोशिश जब सफल नहीं हो रही तब विपक्ष लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल करने लगता है। इस स्थिति में विपक्ष को लाचार स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचारियों की पिटीशन को खारिज कर दिया। आज सवाल ये है कि ये कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के अच्छे दिन आने वाले भी नहीं। तो पब्लिक क्या करेगी फैसला? ये फैसला पब्लिक के हाथों में है, क्योंकि पब्लिक होती है हम सब की बॉस, वो तय करेगी। आपका स्टूडियो में आने के लिए सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पब्लिक का शो पे हमारे साथ जुड़ने के लिए दर्शकों आपका भी धन्यवाद। नमस्कार, लेते हैं खबरें 2 मिनट में फटाफट देश और दुनिया।